दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है भारत। विश्व की कई बड़ी कंपनियों की रहनुमाई कर रहे भारत के युवा देश के युवा डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों, उद्यमियों का दुनिया मानती है लोहा। युवाओं को हर क्षेत्र में अवसर और सुविधाएं देने के होते रहते हैं दावे। लेकिन क्या सरकारों से मिलने वाले प्रोत्साहन से संतुष्ट है भारत का युवा? या पग पग पर आने वाली अड़चनों से खुद को ठगा हुआ करता है महसूस? युवा भारत की तेज रफ्तार में क्या क्या है राह के रोड़े? तरुणाई की बाधा दौड़। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। हम इस बात पर खुश हो सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत में हैं। इस बात पर अक्सर चिंता जताते हैं कि हमारे युवाओं को उचित अवसर नहीं मिल पा रहे। इस खुशी और चिंता की कश्मकश की एक सच्चाई ये है कि जो अवसर, जो संसाधन उपलब्ध हैं, उनके दम पर भी हमारे युवाओं ने दुनिया को राह दिखाई है। दूसरी सच्चाई ये भी है कि जवान होते होते हमारे देश की नई पीढ़ी कुछ कर दिखाने के बजाय इस चिंता में आ जाती है कि अब क्या करूं, कैसे घर गृहस्थी चलाऊं। सोशल मीडिया ने लाइब्रेरीज पर ताला लगा दिया है। महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़कर उनसे प्रेरणा लेने की बातें पीछे छूट चुकी हैं। उनकी जगह टिकटॉक जैसे ऐप्स ने ले ली है। लाइक्स और फॉलोइंग की अंधी दौड़ से हमारी नई पीढ़ी तब बाहर निकलती है जब दाल रोटी नाम की इस कड़वी सच्चाई से दो चार हो जाती है। आज प्राइम डिबेट में इन तमाम पहलुओं पर बात होगी, इन सवालों के जरिए कि क्या युवाओं को प्रतिभा दिखाने के समुचित अवसर मिल रहे हैं, देश की युवा पीढ़ी के आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, और सोशल मीडिया नई पीढ़ी के पांव की बेड़ी है या उड़ान भरने के लिए पंख भी हो सकता है। अवधेश आकोदिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में। हिमांशु शर्मा जी हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और शैली शर्मा हैं, नई पीढ़ी की, युवा पीढ़ी की नुमाइंदगी कर रही हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शैली शर्मा, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी मेरी? इस जनरेशन के सामने, इस युवा पीढ़ी के सामने, यूथ के सामने सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या मानती हैं? सबसे बड़े चैलेंजेस, सबसे बड़ी चिंताएं क्या मानती हैं? मुझे ये लगता है कि आज का जो टाइम है उसमें जो यूथ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है सोशल मीडिया। क्योंकि आजकल के बच्चे हैं वो इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं सोशल मीडिया को लेके, सोशल साइट्स को लेके। हाँ, सोशल साइट्स की बहुत सारी पॉजिटिविटी होती है, हम लोग अपडेट रहते हैं इन सब चीजों से, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, दैट इज ऑल राइट। बट स्टिल एक एडिक्शन होना, आज स्टूडेंट्स को उससे फर्क नहीं पड़ता है कि देश में क्या चल रहा है, उनको उससे फर्क पड़ता है कि मेरी पोस्ट पे कितने लाइक्स आए हैं, मेरी पोस्ट पे कितने कमेंट्स आए हैं। आप उनसे अगर किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में पूछोगे, उनको उस चीज का नॉलेज नहीं है। बट इंस्टाग्राम में जो नया अपडेट आया है, कौन सा नया फिल्टर आया है, उनको इन चीजों का ज्यादा नॉलेज है। क्योंकि हमारा जो पूरा सराउंडिंग है वो उसी चीज, वो वही वाली सब चीजें हो चुकी है। आज अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको सोशल मीडिया पे अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। तो एक जो यूथ है वो पूरा एक फेक वर्ल्ड में जी रहा है, मतलब वो अपनी रियल लाइफस्टाइल भूल चुका है। रियल लाइफ में हो सकता है भले वो अपने पेरेंट्स को विश नहीं करेंगे, बट सोशल मीडिया पे बर्थडे आते ही सबसे पहले बर्थडे पोस्ट डालनी जरूरी होती है। तो मुझे यही लगता है कि जो सबसे बड़ा यूथ के सामने चैलेंज है वो है सोशल मीडिया से बाहर निकलना। फिर जब उनको रियलाइज होता है कि अब हमें सोशल मीडिया से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जब तक बहुत लेट हो चुका होता है। क्योंकि आज वैसे भी कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, आप किसी भी फील्ड को ले लीजिए, आज कंपटीशन चारों तरफ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है जॉब्स को लेके। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वैसे भी बहुत ज्यादा कम मिल रही है कोविड टाइम को देखते हुए, और हमारा जो यूथ है वो 90% एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है शादी, वापस आऊँगा आपके पास। युवा की सबसे बड़ी चिंता, इस तरह के सपने आज वो देखता है सोशल मीडिया पे। पहले कुछ और जरिए थे जिनमें वो खोया रहता था। उस संसार से निकलकर जब वो वास्तविकता की दुनिया से टकराता है, उस वक्त सबसे बड़ा उसके सामने संकट आता है रोजगार का। पहले मैं हिमांशु शर्मा जी और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपसे एक बार शॉर्ट में ये टिप्पणी ले लूँ कि आप लोगों ने अपने अपने स्तर पर जब जब आपकी सरकारें रहीं, जब जब अवसर मिला, तब उनके लिए क्या किया। फिर मैं सवाल करता हूँ। पहले हिमांशु शर्मा बोलिए।
देखिए, मैं सोशल मीडिया को नहीं, कंप्लीट केवल सोशल मीडिया की बात नहीं है, सरकारें नहीं है, आप मैं युवाओं- कंप्लीटली क्रिटिसाइज नहीं करूंगा जी। पर यह मानूंगा कि जो सोशल मीडिया है यह दुधारी तलवार है। हाँ। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में मेरे को लगे कि सबसे बड़ा चैलेंज युवाओं के लिए क्या है, जी। तो मैं उसका उत्तर दूंगा जी। कि युवाओं में एक सिविक सेंस डेवलप करना, शिक्षा सभी पे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सब तक पहुंच सके, जी। यह जो है यह एक सबसे बड़ा चैलेंज है। प्रत्येक युवा के पास उस स्तर की शिक्षा पहुंचे जिस स्तर की दूसरे युवा तक पहुंच रही है, उसके स्तर में किसी तरीके की भिन्नता ना हो। अगर उसके स्तर में किसी तरीके की भिन्नता नहीं होगी तो मेरे को लगता है कि आगे युवा को यह पता होगा कि सोशल मीडिया को कितना यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। अपॉर्चुनिटीज भी सबको बराबर मिल पाएगी, उन अपॉर्चुनिटीज को प्रत्येक युवा अच्छे से अवेल कर पाएगा। हिमांशु जी, साथ ही ये भी बता दीजिए कि आपकी सरकारों ने इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए क्या योगदान दिया? देखिए, फिर मैं स्वर्णिम जी से भी यही सवाल करूंगा। मैं जहां तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बात करता हूं तो मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी होगी जिसमें सर्वाधिक युवाओं को राजनीति के अंदर अपॉर्चुनिटी दी जाती है। पर उसके साथ भी मैं एक क्वेश्चन रखूंगा कि केवल राजनीतिक क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी को ही हम युवाओं का को स्ट्रेंथन करना या एम्पावर करना नहीं मानेंगे। युवाओं के लिए बहुत सारे द्वार होते हैं, राजनीति उनमें से एक द्वार है। पर जब आपने प्रश्न पूछा, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर युवा मोर्चा का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर एक 29-30 साल का युवा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है वो इनके जो राहुल गांधी हैं उनको युवा नेता आज तक मानती है। तो किस तरीके से कम उम्र के युवाओं को राजनीति में मौका देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में युवा शब्द को परिभाषित करने का काम किया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए, पहले राजनीति में युवाओं पर बात हो जाए, जब आपने छेड़ ही दिया। स्वर्णिम जी, आप अपनी बात कहना चाहें, कह सकते हैं, फिर मैं सवाल करूंगा। स्वर्णिम जी, संक्षेप में बोलिएगा। जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने जो पहला प्रश्न था, आपका मूल प्रश्न युवाओं के लिए सरकारों ने क्या किया, इस पर मैं आना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकारों का जो विजन रहा है हमेशा युवाओं पर केंद्रित रहा, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो हर 5वां जो युवा है देश दुनिया का वो भारतीय है। आज 1/5 पॉपुलेशन जो युवाओं की है वो भारत में है। तो हमारे यहाँ पे अगर आप देखें, हमने युवाओं को लीडरशिप डेवलप करने के लिए, न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आप सोशल देखें, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप है, इसको डेवलप करने के लिए कार्यक्रम बनाए। आप चाहे नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से अवसर दिए हों या जो देश के नीति निर्धारण में युवाओं को 18 वर्ष पर मताधिकार का जो हमने अवसर दिया, ये कांग्रेस सरकारों ने दिया, क्योंकि कांग्रेस सरकार का विजन था यूथ पार्लियामेंट हमने तैयार की, एनएसएस के प्रोग्राम थे जिससे कि युवा आगे बढ़े, उनमें नेतृत्व क्षमता बढ़े। और ये सब चीजें होते हुए जो है हमने देखा कि युवा आगे बढ़े। युवाओं ने चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, उसमें अपना नाम कमाया है। आता हूं सुनिए, वापस आता हूं। हमारी सरकारों ने जो कार्यक्रम बनाए, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज युवाओं के सामने रोजगार का है। ये हम आप सब जानते हैं। जब आदमी को दाल रोटी की जब उसकी व्यवस्था हो जाती है, उसके बाद वो बाकी सब चीज़ें सोच पाता है। और उसकी स्थिति ये है संयोग मान लीजिए, दुर्योग मान लीजिए कि जो सबसे ताज़ा आंकड़े जो आए हैं बेरोज़गारी के, वो उच्चतम स्तर के हैं। 7.9% कुछ इस तरह की है बेरोज़गारी की दर। तो क्या इस बेरोज़गारी दर के साथ हम हमारे युवाओं के लिए सपने देखते हैं कि वो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी लाइफ जी पाएंगे? हिमांशु जी, देखिए, बेरोजगारी और शिक्षा दोनों का सीधा सीधा संबंध रहेगा। हाँ। पर इसको शिक्षा और फिर बेरोजगारी पे चर्चा करनी होगी। आप बेरोजगारी के बाद शिक्षा पे चर्चा कर रहे हैं कि सब बेरोजगारी नहीं, मैं तो कुल मिलाकर बेरोजगारी पर बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं किसी चीज में उलझना नहीं चाहता, ना आपको उलझाना चाहता हूँ। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। देश का युवा बेरोजगार है और बेरोजगारी जो दर है वो 7.9% पहुंच गई है। अब आप उसको क्वालिटी एजुकेशन दे दें, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे दें, अच्छे संस्थानों में पढ़ा दें, नहीं पढ़ाएं, उसको रोजगार तो दें। उसको पढ़ाना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा। देखिए, हमको एक दो चीजें हैं, या तो हम इसकी डिबेट में उलझ के रह जाएं, या हम एक बहुत अच्छा डिस्कशन करके इसके एक सॉल्यूशन पे, एक तर्क संगत हम सॉल्यूशन पे आए। मैंने कहा कि अगर अच्छी शिक्षा होगी तो सबको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, सबको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो एम्प्लॉयमेंट की रेट जो है वो बढ़ेगी। जहां तक आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा एम्प्लॉयमेंट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी एम्प्लॉयमेंट हो। इसके साथ साथ युवा जो है वो एंटरप्रेन्योर बने,
केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, यह सारी योजना इस प्रकार की योजनाएं हैं कि बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से इनिशियली अगर किसी को अपना काम प्रारंभ करना है तो किस प्रकार से उनको लोन दिया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हिमांशु जी, अगर क्वालिटी एजुकेशन की ही बात होती ना तो ब्रेन ड्रेन जैसा शब्द का आविर्भाव नहीं होता हिंदुस्तान में। यहाँ के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनको यहाँ अवसर नहीं मिल पाते। वो क्वालिटी एजुकेशन पाते हैं लेकिन जाकर वो सर्व करते हैं दूसरे देशों में, सर्विस देते हैं वहाँ। बड़े बड़े नाम पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा चर्चा में है, अग्रवाल जो अजमेर के हैं उनका, और सुंदर पिच्चई जैसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं कर पा रहे कुछ, क्योंकि यहाँ अवसर नहीं मिल पाता, बाहर जाना पड़ता है। और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, 55 साल तो आपका ही शासन रहा है। आपने शुरू से अब तक जो किया उसका हमेशा से आप श्रेय लेने की हमेशा आपकी कोशिश रहती है, लेकिन शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की कोशिश में या उस प्रयास में हमेशा से विफलता नहीं मिली है क्या भारत को? चाहे शासन किसी का भी रहा हो, और जिसमें ज़्यादातर समय आपका रहा है। खेती किसानी छोड़ करके किसानों को आज अगर शहरों में आकर मजदूरी ढूंढनी पड़ती है, पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे पलायन की समस्या अलग है। जो गांव में कुटीर उद्योग होते थे, छोटे काम आदमी करता था, उन सबको छोड़कर पढ़ो लिखो और किसी तरह से नौकरी पे लग जाओ। ये दौड़ हिंदुस्तान का कल्चर नहीं बन गई क्या? देखिए जेपी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी दो बातें आई। एक तो आपने कहा क्वालिटी एजुकेशन की, लेकिन सबसे ज्यादा आज अगर शिक्षित बेरोजगार हैं राजस्थान देश में, तो आप देखेंगे इसी दौर में है, यही दौर है, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान भी अगर 41% लोगों ने अपनी रोजगार खोए तो उनमें सर्वाधिक पढ़े लिखे नौजवान थे। उन्होंने कोई क्या किया? सरकार ने कुछ नहीं किया। और देखिए सबसे बड़ी बात, आज अभी जो हिमांशु जी कह रहे थे, उन्होंने कंपैरिजन किया उनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष का और राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या आयु है आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देखेंगे जब हिमांशु ने ये बात छेड़ी, जब हिमांशु ने बात राजनीति में युवाओं की छेड़ी, तब आप सवाल पे आ गए बेरोजगारी के। अब जब मैं बेरोजगारी का सवाल कर रहा हूँ तब आप राजनीति में युवाओं की बात पर आ गए। देखिए मैं तो बेरोजगारों की बात कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे शिक्षित युवाओं को सब सर्वाधिक रोजगार देने का कार्य हुआ। शिक्षित जो वर्ग है शिक्षा देने में, लेकिन मैं एक इंटरव्यू करना चाहूंगा। यह तो गांधी परिवार के अलावा नहीं देखेंगे, ये तो आज प्रियंका जी का जो सुपुत्र है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे और फिर बोल देंगे साहब हमने सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो ये गांधी परिवार के बाहर जाके कुछ करें। ये आप दोनों की राजनीतिक एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार हो सकता है, लेकिन अवधेशा को दिया। सुनिए एक मिनट स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, एक मिनट हिमांशु जी। इस देश का जो 70 साल का इतिहास है, आज़ाद भारत का 70-75 साल का, उसमें हमको जब से याद है तब से हमने यही दौर देखा है। अवधेशा को दिया, क्या ये सच नहीं है क्या? एक मध्यम वर्ग जो है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वर्ग है, वो या तो अगर किसी बिजनेस में सेट हो गया तो ठीक है, और बिजनेस भी उसकी सेकंड प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी है कि कैसे तैसे BA कर लो, B.Ed कर लो, STC कर लो, मास्टर बन जाओ। ये हुआ करता था। अब थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है, नीट कर ले बच्चा, उसके लिए 6ठी क्लास से उसको बाहर कोचिंग में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं कर पाए तो चाइना, रशिया कहीं बाहर से करा दो, लेकिन बच्चे के नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। इतना ही रास्ता तय किया है ना अभी तक। अवधेशा को दिया जी। बिल्कुल जेपी जी, देखिए अपने यहाँ जो जिस तरह का सिस्टम डेवलप हुआ आज़ादी के बाद से, ज़्यादातर लोग रोजगार का मतलब मानते हैं सरकारी नौकरी। वो सरकारी नौकरी, जैसा आपने ठीक बताया, पहले टीचर बन जाए, पटवारी बन जाए, या और कुछ नौकरी में चला जाए, अब वो डॉक्टर तक चली गई हैं चीज़ें। इस सिस्टम को आज भी लोग फॉलो करते हैं ज़्यादातर देश के। लेकिन जो पुराना सिस्टम था, जैसे हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर आबादी हमारे गांवों में रहती है। गांवों में स्वरोजगार अपने आप में एक मॉडल था गांव का। बिल्कुल। उस मॉडल को सरकारों ने जो नया मॉडल दिया रोजगार का, जिसको आप स्किल डेवलपमेंट मान लीजिए, जिसको आप उद्योग धंधे लगाकर मान लीजिए, जिसको आप उद्यमी बनकर मान लीजिए, उस मॉडल ने जो पुराना मॉडल था, जो सदियों से चल रहा था, उसको भी ध्वस्त कर दिया है। आज कोई भी किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता है। हर किसान चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कोई नौकरी लग जाए, नौकरी नहीं लगे तो शहर तो चला ही जाए। इसलिए आप देखते हैं गांवों की ज्यादातर आबादी, जो नई पीढ़ी है, वो शहरों में आना चाहती है। लेकिन शहरों में ऑलरेडी रोजगार की कमी है। तो सरकारों के पास, मुझे तो कभी कभी देख के लगता है कि सरकारों के पास जो पुराना मॉडल था वो तो आपने खराब कर दिया, वो तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसके मुकाबले में आपके पास कोई नया मॉडल नहीं है। आप वही स्टीरियोटाइप जो ट्रेंड्स हैं उनका, जो टर्म्स हैं उनका यूज करके युवाओं को सिर्फ भ्रमित करना चाहते हैं। हर चुनाव में आप नए नए जुमले देते हैं,
इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि युवा पीढ़ी को आप बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर वोट मांगते हैं। इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता युवाओं के साथ। किसी भी राज्य का उदाहरण आप ले लीजिए, भर्तियां निकलती नहीं है, निकलती हैं तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक नहीं होता है तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। इस तरह के मामले सब जगह आपको देखने को मिलते हैं। इससे युवाओं में निराशा फैल रही है। निराश युवा किधर जा रहा है? नशे की तरफ जा रहा है। जो नशा पहले पेज 3 पार्टियों में मिलता था, एलिट क्लास में बाद में आया, वो गांवों तक पहुंच गया है। तो इसके बारे में सोचना चाहिए। सोचेंगे कौन? जो नीति नियंता है वही सोचेंगे। बिल्कुल, जो सार्थक बहस की बात आप कर रहे थे ना हिमांशु जी, बड़ा एक मिनट मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। हमारी सबसे बड़ी चिंता ये होनी चाहिए कि सरकार किसी की भी हो, और आम मानसिकता जो है वो ये रहती है हमेशा कि कितने लोगों की नौकरी लगी, सरकारी नौकरी। अगर हम सरकारी नौकरी से बेरोजगारी मिटाने की कोशिश करेंगे, ये कभी नहीं हो पाएगा। क्यों अवधेश जी? ये कभी नहीं हो पाएगा। फर्क ये मिटाना पड़ेगा कि गांव में एक व्यक्ति अगर सैलून खोलता है तो वो बमुश्किल अपने परिवार का पेट पाल पाता है। उसका सपना अपने आप ये हो जाता है कि मैं मेरी तरह ही मेरे बच्चे हमेशा जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे क्या? किसी तरह नौकरी लग जाए, इसकी छोटी मोटी लग जाए। और वही सैलून अगर शहर में चल रहा है तो वो व्यक्ति अच्छा खासा कमाने वाला, गाड़ी बंगला मेंटेन करने वाला आदमी भी हो जाता है। ये फर्क मिटाने की तरफ कभी सरकारें शायद बहुत गंभीरता से काम नहीं कर पाई हैं। बहरहाल राजनीति की बात चल रही थी। स्वर्णिम जी, एक सवाल का जवाब तो मुझे आप दे दीजिए पहले कि राजनीति में युवाओं की आप पैरवी करते हैं। 2008 के चुनाव में आपने युवाओं की पैरवी करते हुए कुछ लोगों के टिकट काटे थे, याद है आपको अच्छी तरह? 17 नेताओं के टिकट काटे थे जहां तक मुझे याद है। वो निर्दलीय हुए, बागी हुए, चुनाव लड़े, आए, मंत्री बने, और उसके बाद 2018 में वो वापस युवा हो गए, उनको टिकट भी मिल गया। ऐसा नहीं हुआ क्या स्वर्णिम जी? तो ये अवसर की राजनीति जहां आती है वहां इस तरह की बातें क्यों करनी चाहिए स्वर्णिम जी? देखिए जेपी जी, अगर आप अवसर की बात करेंगे तो मैं तो राजस्थान का उदाहरण देता हूं। अगर सबसे युवा मुख्यमंत्री कभी रहे तो मोहनलाल सुखाड़िया 37 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री बने थे। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है? क्या हमारे देश में युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी नहीं मिले? तो ये इस तरह के हमने अवसर दिए हैं, और अवसर सिर्फ इस राजनीति में ही नहीं है, राजनीति युवाओं में लीडरशिप डेवलप करने के लिए प्रोग्राम्स चलाए। क्या आज की सरकार ने, मनमोहन सिंह मोदी जी की सरकार ने 7 वर्ष में एक कार्यक्रम ऐसा बनाया हो जो युवाओं में लीडरशिप डेवलप करता हो? कोई नहीं है। आप देखेंगे जितने प्रोग्राम चल रहे थे उनको खत्म किया, खत्म करके एक अम्ब्रेला स्कीम में उन सबको लिया है। आज भी क्या एनएसएस जैसे प्रोग्राम है, यूथ पार्लियामेंट जैसे प्रोग्राम है, नेहरू युवा केंद्र जैसे प्रोग्राम है, क्या एक प्रोग्राम बनाया मोदी जी ने? ठीक है, हिमांशु कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट स्वर्णिम, हिमांशु को एक मौका देना पड़ेगा। 30 सेकंड में अपनी बात करिए, मैं शैली के पास जाऊंगा। प्रोग्राम है वो इनके कागजों पे है। मैं उदाहरण दूंगा और उस उदाहरण के माध्यम से अपनी बात रखूंगा। अगर ये कहते हैं कि राजनीति में इन्होंने युवाओं को जगह दी, आप एक बात देखिए कि राजस्थान की जो पहले वाली सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसने नगर निकाय के चुनावों के अंदर और पंचायती राज के चुनावों के अंदर शिक्षा की अनिवार्यता का विधेयक लाके उसको पास करवाया और शिक्षा की अनिवार्यता को किया। परंतु इनकी उस शिक्षा की अनिवार्यता के कारण कई युवाओं को पंचायती राज में और तो आपको भी क्लीन चिट कैसे मिले हिमांशु जी? आपने भी आयु का एक लिमिट तय की थी, लेकिन येदियुरप्पा को नहीं बनाया क्या कर्नाटक में मुख्यमंत्री? कांग्रेस पार्टी सत्ता में आपकी आयु वर्ग के हिसाब से तो बाहर हो गए थे, लेकिन उनको बनाया आपने क्योंकि आपको सरकार चाहिए थी। सत्ता में आने के बाद वो जो शिक्षा की अनिवार्यता थी उसको मिटा देती है। तो ये तो शिक्षा के विरोधी है, युवाओं के विरोधी है। शैली शर्मा, देखिए शुरू में आपने जो चिंता उठाई थी ना रोजगार के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, तो हमारे जो राजनीतिक मित्र हैं उनसे हमने बात की यहाँ, लेकिन ये जो चिंता आपने रेखांकित की थी, जो पूरे समाज की चिंता होनी चाहिए, उस चिंता से बचाने का किसी और के पास तो जादू का डंडा है नहीं। उससे तो युवा खुद ही अपने आप को बचाएगा, खुद ही अपना पीछा छुड़ाना चाहिए। उसको ये समझ में आना चाहिए कि सोशल मीडिया का उपयोग क्या है और दुरुपयोग में हम कैसे फंस सकते हैं, है कि नहीं शैली शर्मा? यस एक्चुअली डेफिनेटली जो यूथ है उनको खुद पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल सबको पता रहता है कि हमारे लिए क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। तो अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो बट ऑब्वियसली बात है कि आपको यूज करना चाहिए, बट आपको एक लिमिट पता होनी चाहिए अपनी कि क्या चीजें सही है, क्योंकि लाइफ में सोशल मीडिया के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म। अब अवधेश जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। राजनीति में आयु, युवक की आयु क्या है? 26 साल का इंतजार करना पड़ता है। सचिन पायलट जो ही 26 के हुए, चुनाव लड़ा, जीत गए। उम्र के 90 दशक में लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव जीत जाते हैं। तो क्या राजनीति में युवा शब्द का बार बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्या? जेपी जी, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि युवा जो एक टर्म है राजनीति में, वो सिर्फ सिंबॉलिक दिखाने के लिए। राजनीति में अवसर का सीधा संबंध जिताऊ से है। जो जीतने की स्थिति में उसे मौका मिल जाएगा, इत्तेफाक से वो यदि युवा है तो मौका मिल जाएगा। जो नाम गिनाए जाते हैं वो गिने चुने हैं, और वो सिर्फ
सिर्फ सांकेतिक हैं। बिल्कुल। युवाओं को मौका दिया जाता है यदि वो जीतने की स्थिति में इसलिए, या सिर्फ आपको गिनाने के लिए कुछ युवा चाहिए इसलिए। सही है। अगर जिताऊ नहीं है तो कितना ही युवा है उसको ये समझा दिया जाता है कि तू सेल्फी खींच, भीड़ इकट्ठी कर, फोटो खींच, फेसबुक पे डाल। और अगर वो बुजुर्ग है और जिताऊ नहीं है, कितना भी लंबा अनुभव है राजनीति का उसको, तो उसको कहा जाता है कि आप मार्गदर्शक मंडल में आइए ना, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमको जितवाइए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।